गुड इवनिंग। आज हम एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में 6th सेंचुरी, छठी सदी टॉपिक शुरू करेंगे। और छठी सदी, 6th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है, क्योंकि यहां से कई नई प्रवृत्तियां शुरू होती हैं। यदि हम स्पेशली राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें भारत के, तो उसकी सही शुरुआत 6th सेंचुरी से मानी जाती है। 6th सेंचुरी कई नई प्रवृत्तियों को लेके आई है। छठी सदी में हम देखते हैं कि एक वो तो भारत में 16 महाजनपद, 16 ग्रेट स्टेट्स का उदय होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी दौर में भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण निकल के आता है। यही वो दौर है जब भारत में विदेशी आक्रमण या इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन की प्रवृत्ति भी या घटना भी होती है। तो 6th सेंचुरी भारतीय इतिहास में कई नई चीजों को लेकर आया। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास, यदि वास्तविक शुरुआत किया जाए प्राचीन भारत का, तो यही शुरू होता है। ये जो 16 महाजनपद हैं, ये क्रमिक रूप से विकसित हुई इकाइयां हैं। दीज ऑल आर द यूनिट्स ग्रेजुअली डेवलप्ड। शुरुआत में हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल में कि जन नामक कबीला इकाई थी, और ये जन थी वो आगे आके जनपद बनी, और फिर इन जनपद का जब आकार का विस्तार हुआ तो ये महाजनपद बन के आए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए जनपद के अंदर क्या मानता है। व्हाट डू मीन बाय जनपद? जनपद क्या था? क्या ये कोई शहरी क्षेत्र थे केवल, या नगरीय क्षेत्र थे, या शहरी और नगरी दोनों थे? तो जनपद ऐसे क्षेत्रों कहा गया है जहां नगरीय और ग्रामीण दोनों परिधियां, दोनों क्षेत्र, दोनों यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। उनको हम बोलते हैं जनपद, और जिनमें लोग निवास करते हैं। और ये जब जनपद का विस्तार होता है तो बनते हैं महाजनपद। तो सबसे पहले तो आपको 16 महाजनपद जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद बन के कैसा है, शब्द का कैसे, इसका अर्थ क्या है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, जनपद मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग रहते हैं, उसको हम जनपद बोलते हैं। और जब जनपद में विस्तार होता है तो ये महाजनपद में बदल जाते हैं। 6th सेंचुरी में ऐसे हमें 16 महाजनपद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में आपको यदि लिखने को आए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि महाजनपद है कहां। जैसे हम शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट से, कंबोज और गंधार, ठीक, बहुत ही निर्णायक महाजनपद में से एक है। इसके बाद हम होते हैं सेंट्रल इंडिया में, तो हम देखते हैं कुरु, सूरसेन, मत्स। इधर एमपी में आते हैं अवंती, चेदी, वत्स। अब हम जाते हैं नेपाल, हिमालय के तलहटी में, फुटीन्स ऑफ हिमालय में, वहां हम देखते हैं कौशल, मल्ल, वज्जी। फिर आते हैं हम यूपी साइड में तो काशी, पटना, बिहार में मगध, और फिर लास्ट में ईस्टर्न में अंग। तो ये पूरा आपको एकदम आइडिया होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद कहां लोकेटेड था। और लास्ट में है अस्मक, दक्षिण भारत में। जो पॉइंट याद रखना है कि वो याद रखना है कि देखो पूछता है कि महाजनपदों का विस्तार कहां तक था, तो आपको एटलीस्ट एक मोटा आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड आइडिया, कि नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्टर्न इंडिया तक। हम और से आगे नहीं जाएंगे, अंक के आगे, और नीचे गोदावरी, अस्मक, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ये तो हो गया इन 16 महाजनपदों के बारे में एक इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका फैलाव कैसे है उसको लेके जानकारी सबसे पहले। तो फिर इन 16 महाजनपदों में जो मैं दूसरा डिफरेंस आपको बोला ज्योग्राफिकली, वो देखना है कि गंगा के प्लेन में कौन से हैं, सदर्न में कौन से हैं, और ई वेस्ट में कौन से हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जो 16 महाजनपद है, यदि हम इनका गवर्नेंस सिस्टम देखें, इनकी शासन की पद्धति देखें, तो ब्रॉडली 2 प्रकार के गवर्नेंस सिस्टम यहां पे देखते हैं। फर्स्ट आपका मोनार्कल सिस्टम, दैट इज राजशाही, एंड सेकंड वन आपका होता है गणतंत्र या संघ। ठीक, ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं यहां दिखाई देती हैं। और यदि हम ज्योग्राफिकल फैलाव के साथ इस सिस्टम को स्टडी करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आता है कि जो हमारे नेपाल, हिमालय के फुटील्स में हैं, वो अधिकांश गणतंत्र हैं, गणराज्य हैं, और गंगा के मैदान में जो है वो अधिकांश आपके राजतंत्र हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता चाहिए कि ऐसा क्या फैक्टर था, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि गण या सन ये सभी विशेष रूप से ईस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न भारत में हिमालय के फुटहिल्स में आते थे, या ऐसे कौन से कांड थे कि जो मोनार्की सिस्टम थे, राजशाही थे, वो गंगा के मैदान में आते थे। ठीक, क्या ये कोई सहयोग था कि वास्तव में इसके पीछे कोई फैक्टर था? क्या यहां के भूगोल और यहां की राजनीतिक व्यवस्था में कोई नाता था? कि राजनीतिक व्यवस्था भूगोल में कोई नाता नहीं था। तो आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि जब हम बात करते हैं फुटीज ऑफ हिमालय या पर्वतीय इलाकों की, तो पर्वतीय इलाके ऐसे होते हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिखरी होती है, डिस्पर्स होती है। कंसेंट्रेशन पीपुल्स किसी एक इलाके में नहीं होता, लोग बिखरे होते हैं। और ये जो बिखरे हुए लोग हैं या इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये मूल रूप से मेनली इनके पॉलिटिकल सिस्टम को डिजाइन करती है। वो सिस्टम है जहां पे लोग कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामूहिक शासन की पद्धति को लेकर आते हैं, क्योंकि बिखरे इलाके हैं, जनसंख्या की घन सघन नहीं है, राजा नामक इकाई बनाने के लिए पर्याप्त रेवेन्यू नहीं है, राजा की सत्ता के लिए जो हमें चाहिए राजस्व वह यहां पे नहीं मौजूद है। ड्यू टू द लैक ऑफ रेवेन्यू और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना होने के कारण इन इलाकों में जो बेस्ट सिस्टम है गवर्नेंस का, वो आमतौर पे हो सकता है आपका रिपब्लिक या गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र मतलब लोगों के समूह के द्वारा निर्णय लेना बजाय एक राजा के द्वारा निर्णय लेना। वहीं मैदान के इलाके में अधिशेष उत्पादन, अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन एंड सरप्लस इनकम, रेवेन्यू, इनकम ऑफ किंग, दैट्स वाई यहां पे मोनार्की डेवलप होने के लिए आदर्श कंडीशनें विकसित हुई। यह तो हो गई मेरा एक डिस्कशन आपके साथ गणराज्य और राजतंत्र के अवस्थिति लोकेशन को लेकर, कौन से कारक थे जिन्होंने इस चीज को तय किया। हम तो आगे बढ़ते हैं कि गणतंत्र को लेके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि भारत में हिस्टोग्राफिकल ऐतिहासिक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र रही हैं। हिस्टोग्राफिकल स्टडी, जो हिस्ट्री राइटिंग की हम देखते हैं, तो हमारे यहां मेनली जो इतिहास का काम शुरू किया था वो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किया गया था। और इन लोगों ने जो इतिहास लेखन पे काम किया, वहां पे आमतौर पे हमने ये देखा कि इस चीज पे जोर दिया गया कि भारतीय लोग जो हैं ये आमतौर पे इन शासन का कोई अनुभव नहीं है, ये लोग केवल आध्यात्म में जीवित हैं, और ये प्रवृत्तियों के माध्यम से भारतीय लोगों को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया, और उसके माध्यम से जो उनका शासन था भारत पे उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई। स्पेशली जो ओरियलिस्टिक लोग थे, जो इंडोलिस्टिक लोग थे, उन्होंने इसी प्रकार के इतिहास लेखन की शुरुआत किया। और मैंने कहा था कि इसमें उन्होंने यह भी साबित किया कि भारत में कोई रिपब्लिक सिस्टम नहीं था। मैंने आपको यह बताया था पहली क्लास में कि इसके जवाब में, काउंटर में, भारतीय लोगों की तरफ से भी इतिहासकारों का एक समूह निकल के आया, स्पेशली 19th सेंचुरी के लेटर में और 20th सेंचुरी स्टार्टिंग में, जैसे दैट इज कॉल्ड नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी इतिहासकार। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने यह दिखाया कि भारत में रिपब्लिक सिस्टम कोई नई चीज नहीं है, हमारे यहां सिर्फ सेंचुरी में ही रिपब्लिक सिस्टम, ये रिपब्लिक स्टेट्स आ चुके थे। स्पेशली मैंने इसमें नाम लेना चाहूंगा केपी जायसवाल साहब का, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। लेकिन केपी जायसवाल साहब जब इन गणराज्यों को, वज्जी, मल्ल आदि को स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने इन गणराज्यों को दिखाने की कोशिश करी है ग्रीस, यूनान और रोम से, और वहां के जो मॉडर्न रिपब्लिक सिस्टम है उससे तुलना करने की कोशिश कर दी। ये थोड़ी सी त्रुटि उनके द्वारा हुई। आगे चल के इसको और ज्यादा सिस्टमैटिक स्टडी किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कंक्लूजन किया गया, निष्कर्ष निकाले गए तथ्यों के आधार पे जेपी शर्मा जी के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये आधुनिक गणराज्य जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं उससे भिन्न थे। तो अगला क्वेश्चन कि फिर ये गणराज्य क्या थे? हम तो मानते हैं कि गणराज्य वो होता है जहां पे
सत्ता का जो प्रमुख होता है या शासन एक समूह के द्वारा किया था। हम प्राचीन काल के बारे में यदि बात करें तो उसको हम गणराज्य रिपब्लिक बोलते हैं। तो हाउ दीज रिपब्लिक स्टेट्स ऑफ 16 महाजनपद वॉज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न रिपब्लिक सिस्टम, ये अगला क्वेश्चन निकल के आता है हमारे स्टडी में कि ये कैसे भिन्न थे वर्तमान गणराज्य जो हम पढ़ते हैं उससे। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि ये जो गणराज्य मैंने बताया अभी आपको, इनकी लोकेशन जो है वह हिमालय के बेल्ट में है। तो पहला प्रश्न आपको समझना चाहिए कि ये जो गणराज्य थे ये दो प्रकार के थे। इनमें कुछ ऐसे गढ़ या स्टेट्स हैं जिनमें एक ही कुल का वर्चस्व है, अर्थात शासन करने का जो शक्ति है, द पावर ऑफ गवर्नेंस इन अ सिंगल कुल। कुल मतलब इकाई, यूनिट। जो हम पढ़ते हैं प्राचीन काल में शासन की इकाइयां क्या क्या थी, तो परिवार, कुल, कुल से ग्रामीण, ऐसे। तो कुल जो होता था, एक कुल के लोग ही शासन करें, एक गणराज्य तो वो था। मैं स्पष्ट कर देता हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि शासन में राजा के गणराज्य भले ही थे, लेकिन गणराज्य मतलब ये नहीं कि सभी लोग शासन में भाग लेंगे। गणराज्य भी आधुनिक गणराज्य समान नहीं थे, उनमें एक अंतर यह था कि गणराज्य में भी कुछ एक ही कुल का दबदबा था, एक ही परिवार के लोग सामूहिक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको भी गणराज्य कहा गया है। सामूहिक निर्णय निर्माण की भूमिका एक ही कुल के द्वारा की जा रही है, यह एक स्थिति है। इस स्थिति का दूसरा पहलू यदि हम गढ़ की स्थिति देखें, मैं एग्जांपल पे देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रहे। ऐसे गणराज्य जहां पे एक ही कुल का वर्चस्व था वो थे शाक्य और कोलीय, शाक्य और कोली गणराज्य। ठीक, कुछ गणराज्य ऐसे थे जिनमें कुलों का समूह, अ ग्रुप ऑफ कुल, मतलब एक कुल नहीं है, बहुत सारे कुल हैं, वह मिलकर शासन कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार गणराज्य थे, और इस प्रकार के गणराज्य का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है आपका वज्जी, जिसमें एक पॉपुलर कुल था लिच्छवी। ठीक, तो वज्जी बहुत सारे कुलों के द्वारा शासित गणराज्य था। ठीक, वज्जी बहुत सारे कुलों के द्वारा शासित गणराज्य था। वही मैंने कहा शाक्य और कोली एक कुल के द्वारा ही शासित गणराज्य था। तो यह डिफरेंस आपको पता चाहिए गणराज्य को लेकर क्या स्थिति थी, कैसे कैसे इनके अंदर राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर था। ठीक, फिर ये जो गणराज्य थे ये आधुनिक डेमोक्रेटिक सिस्टम समान नहीं थे, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। मैंने अभी को बता दिया मैंने आपको कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस तरह से नहीं है, काफी डिफरेंस है इनका मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ठीक, आधुनिक राज्य स्तर से काफी अंतर है, और वो क्यों है? यदि प्लेन क्वेश्चन आता है कि द एंशिएंट रिपब्लिक स्टेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न रिपब्लिक स्टेट्स, हाउ? ऑप्शन एक, फर्स्ट, these all गणराज या these all republics are governed by a single कुल and either single कुल और a group of कुल। ठीक, तो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि या तो एक कुल के द्वारा शासित है या एक कुलों के समूह के द्वारा, लेकिन सामान्य जनता की इसमें भूमिका नहीं है। यदि हम मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्र से तुलना करें तो ये गणराज्यों में काफी अंतर था। ठीक, एक बात तो आपको पता चाहिए। फिर इन गणराज्यों की जो शासन करने की मूल शक्ति थी वह भी एक छोटे समूह को थी। इसको हम बोल सकते हैं पब्लिक कमेटी टाइप का कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा पब्लिक असेंबली टाइप की थी जिसमें हेड ऑफ द फैमिलीज और ट्राइबल डिपेंड करते थे, वही लोग शासन करते थे। इस तरह शासन करते थे ये लोग, है ना। इसके अलावा मैंने कहा था कि इन गणराज्यों के सिस्टम में काफी अंतर था। हमने बौद्ध धर्म पढ़ा लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म में गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक पद्धतियों का प्रचलन किया गया था। बौद्ध धर्म में यदि कोई निर्णय लिया था संघ के अंदर तो सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे, और निर्णय लेने के लिए वो लोग सलाह का सिस्टम इस्तेमाल करते थे। सलाह का मतलब एक तरह का वोटिंग सिस्टम, किसका कौन सा वोट है, सलाह का स्टार्ट इकट्ठा करके कट करके देखते थे कि यस या नो, हाउ मेनी पीपल्स आर एग्रीड फॉर दिस डिसीजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग सलाह का दे डिसाइड द डिसीजन ऑफ असेंबली या गण। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम इसके अंदर काम करता था यहां पर। तो बौद्ध धर्म में भी काफी हद तक इसी तरह का सिस्टम था, वहां वोटिंग भी होता था। और मैंने आपको कहा था कि भगवान बुद्ध लिच्छवियों से बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि वो दोनों कंटेम्परेरी थे। तो लिच्छवियों के सिस्टम को काफी हद तक बौद्ध धर्म के संघों ने भी अडॉप्ट किया। बौद्ध धर्म की जो गवर्नेंस सिस्टम था, शासन प्रणाली थी, बौद्ध धर्म की जो वर्किंग फंक्शन था, जो
काफी हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से प्रेरित था। ठीक, चलिए ये सब बातें तो हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया कि 16 महाजनपद कैसे फैले हुए थे, क्या क्या थे और क्या क्या इनकी विशेषताएं थी। कुछ इनमें से मोनार्की सिस्टम थे। ठीक, और ये चीज पता होनी चाहिए कि मोनार्की गंगा के सिस्टम में थे और फुटहिल्स वाले यहां पे थे। आगे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये जो बौद्ध, ये जो 16 आपके ग्रेट स्टेट्स थे, महाजनपद, बेसिकली इनके बारे में इंफॉर्मेशन में कंटेम्परेरी 2 रिलीजियस लिटरेचर टेस्ट से मिलती है। हो सकता है कि आपको फिल्म्स में वो कह दे कि इनकी जानकारी तत्कालीन 2 धर्म निरपेक्ष या हम कहें कि ग्रंथों से मिलती है। तो पता होना चाहिए कि कंटेम्परेरी लिटरेचर, 2 धार्मिक साहित्य हैं, उनसे जानकारी मिलती है। पॉइंट यहां क्लियर चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में वो आपको घुमा दे और कह दे कि अंगुत्तर निकाय एक गैर धार्मिक ग्रंथ था। ठीक, और आप भी कहेंगे हाँ ठीक है, तो आंसर गलत हो गया ना। तो 2 ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ। याद रखना है रिलीजियस जो टेस्ट है, जो रिलीजियस ग्रंथ हैं, वहीं से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। और वो जो 2 हैं, एक है भगवती सूत्र और एक है आपका अंगुत्तर निकाय। जैन है भगवती सूत्र और बौद्ध है अंगुत्तर निकाय, जहां पे इन 16 महाजनपद की हमें स्पष्ट क्लियर जानकारी मिलती है, कौन कौन से जनपद यहां पे मौजूद थे। ये भी हम देखेंगे कि आगे चल के ये जो 16 महाजनपद है, इनमें आपस में, क्योंकि मैंने कहा था कि राजनीतिक संघर्ष का दौर है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का दौर है। हर स्टेट एक दूसरे को विलय करने की कोशिश कर रहा है, छोटे स्टेट को अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। वॉर, मेट्रोमोलाइंस, इस तरह की डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके, विवाह, युद्ध आदि कूटनीति इस्तेमाल करके राज्यों का विस्तार किया जा रहा है। इन द मिड ऑफ द 6th सेंचुरी, 6वीं सदी के मध्य में हम देखते हैं कि केवल 4 बड़े किंगडम बचते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे किंगडम समय के साथ इन चारों किंगडम में या मिक्स हो जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो अब अपना क्वेश्चन जो बनेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 16 महाजनपदास, 16 महाजनपद पे एक लघु लेख लिखी है। ठीक, यह बनेगा मेंस में क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या 6वीं सदी के महाजनपद वास्तव में आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समान थे या उनमें क्या अंतर था। ठीक, बात समझ आ रही है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूरे कॉन्टेक्स्ट समझना है। देखिए ये चीज लोग रट के लिखते हैं, 16 महाजनपद आ जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे 16 के नाम लिख के आ जाएंगे और उनकी अवस्थिति लिख के आ जाएंगे। लेकिन 16 महाजनपद बने कैसे, इनकी जर्नी कैसे थी, महाजनपद क्रिएट कैसे हुए, किनको बोलते हैं जनपद, कैसे बने महाजनपद, इनमें मौलिक अंतर क्या था, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि उनके नाम लिख के आ जाएंगे तो वो फिल्म्स के इफेक्ट हो जाएंगे। तो हमको पहले तो एकदम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि इस तरह का इनका स्थिति थी और क्या क्या इनकी खूबियां थी, उनके पीछे कांड क्या थे वो समझ लिए। पहला हम लेते हैं वत्स। वत्स जो महाजनपद है 16 में से काफी पॉपुलर महाजनपद है वत्स महाजनपद। ये जो वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी है कौशांबी और यहां का एक प्रसिद्ध राजा है उदयन। मोस्ट पॉपुलर रूलर यहां का उदयन। ठीक, लिखते हैं पॉइंट्स को। मोस्ट पॉपुलर रूलर जो है वत्स का वो है उदयन। ठीक, उदयन का जो मुख्य विवाद था, या हम कहें कि वत्स का जो मुख्य विवाद था वो अवंती के साथ था। और अवंती के राजा चंड प्रद्योत की जो बेटी थी वाशववादत्ता, उसके साथ उदयन का प्रेम प्रसंग और विवाह आदि की जानकारी मिलती है। और इस तरह से उसने मैट्रिमोनाइज का यूज करके काफी हद तक अपनी जो दुश्मनी थी वो दूर कर ली। किस साथ? अवंती के साथ। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको बताना चाहिए कि अवंती के साथ यहां पे ये बदलाव किया गया। हम फिर वापस मैप पे देख लेते हैं कहां पे अवंती है। तो यहां अवंती है, यहां वत्स है और वत्स का राजा है उदयन,
वो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की बेटी वाशव वादत दत्ता से विवाह कर प्रेम प्रसंग चर्चा में है। ये एंशिएंट इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि इस स्टोरी पे 3 ड्रामा संस्कृत के लिखे गए। बहुत कम लोग इन 3 ड्रामा को पढ़ते हैं, उनको आइडिया नहीं 3 ड्रामा के बारे में कि 3 ड्रामा क्या है। तो पहले तो आपको बताना चाहिए कि इस पे एक जो ड्रामा लिखा है वो लिखा है भाष्य ने, स्कॉलर है भाष्य, और स्वपन वासदत्त उनकी किताब है। ठीक, ये भी प्रीलिम्स में आया नहीं, लेकिन पूछ ले कि उदयन के ऊपर कौन कौन से संस्कृत के ग्रंथ बेस्ड हैं, तो जो उदयन है उस पे एक तो भाष्य ने लिखा है स्वपन वासदत्त, दूसरा राजा हर्ष जो कि इस समय का नहीं आगे का है, लेकिन राजा हर्ष ने 2 किताबें लिखी, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन तीनों संस्कृत ड्रामा के या संस्कृत नाटकों की जो सामग्री है, जो विषय वस्तु है, वह है उदयन का वासदत्ता के साथ प्रेम प्रसंग और वैवाहिक संबंध। द स्टोरी ऑफ ऑल दिस संस्कृत ड्रामा इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ उदयन एंड वासवदत्ता। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैंने आपको नए तरीके पॉइंट फैक्ट दिया, आमतौर पर लोग तोड़ तोड़ पढ़ते हैं। ठीक, यदि आप पूछोगे हर्ष के नाटक कौन कौन से हैं, तो लोग बोलेंगे हर्ष के प्रियदर्शिका, रत्नावली ये हैं। बट वे पूछेंगे उनका कंटेंट क्या है, हाउ दीज ड्रामा रिलेटेड विद द स्वपन वासदत्ता। तो इन तीनों की कंटेंट जो है स्टोरी उदयन और किसकी स्टोरी है, अवंती राजा चंद्रप्रद्योत की बेटी की लव स्टोरी है। ये 3 फैक्ट्स आपको नए मिल गए हैं, इससे आपको काफी हद तक आइडिया रहेगा, है ना। और मैं जानबूझ के फोर्स कर रहा हूं ताकि यदि कोई आपको पूछता है कि एंशिएंट इंडिया से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो एटलीस्ट आप बोल पाए कि जो रिपोर्टिव सिस्टम है उसके बारे में जो हमारी जानकारी है वो हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक, चलिए ये तो हो गई। उदयन ने अपने मैट्रिमोनियल पॉलिसी के माध्यम से अंग मगध आदि के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और आगे आके जो वत्स है वो अवंती का भाग बन जाता है। ठीक, अगला है अवंती। अवंती के राजा हैं चंद्रप्रद्योत, और ये जो अवंती था ये एमपी में ही पड़ता है पूरा इलाका, और अवंती की 2 राजधानी मिलती हैं, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। एंशिएंट इंडिया में 2 राजधानी मिलती है, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। ठीक, ये जो अवंती था उस जमाने में, ये कोई पूछा आपसे कि अवंती को डिवाइड करने वाली चीज क्या थी, अवंती महाजनपद को बांटने वाली 2 चीज, एक चीज क्या थी महत्वपूर्ण, तो होता विंध्यन पर्वत। यदि आप ढंग से देखोगे तो विंध्यन पर्वत अवंती को 2 भागों में बांटता था। फर्स्ट उत्तरी अवंती और सेकंड दक्षिणी अवंती। ठीक, क्लियर है ना। ये जो अवंती की लोकेशन थी काफी स्ट्रेटेजिक थी। यदि आप अवंती की लोकेशन को ढंग से देखोगे तो ये जो 2 नगर हैं, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। उज्जैनी बेसिकली नॉर्थ इंडिया को, यदि हम ढंग से यहां देखें तो उज्जैनी जो है वो नॉर्थ इंडिया के इलाकों को गुजरात की तरफ से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित महाजनपद था। वही महिष्मती नॉर्थ इंडिया के राज्यों को दक्कन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। अवंती की ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ये उसको बाकी 16 महाजनपद में एडवांटेज देती थी, क्योंकि ये 2 चीजों को कंट्रोल करता था। ये एक हो तो बंदरगाह, वेस्टर्न तट या पश्चिमी तट के बंदरगाह जोड़ने के लिए अवंती का एक हम देखते हैं कि महत्व। दूसरी महिष्मती दक्कन, मतलब अवंती की 2 राजधानी थी, एक उज्जैनी और दूसरा हो गया आपका महिष्मती। तो ये जो दोनों चीजें, एक जोड़ती है दक्कन से, एक जोड़ती है गुजरात से। ये अवंती का सबसे महत्वपूर्ण था। यदि आप अवंती महाजनपद में लिखें 3 मार्कर पीएससी मेंस में और इस बात को ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको नंबर बाकी से अलग मिलेंगे। आमतौर पर लोग लेते हैं कि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, लेकिन अवंती ऐसा कौन सी विशेषता थी कि आखिर 4 तक अवंती सर्वाइव करता है। और हम पढ़ते हैं कि जब मगध का विस्तार हुआ, एक्सटेंशन ऑफ मगधा, तो उसके लिए बड़ा चैलेंज अवंती था, क्योंकि अवंती के पास इस तरह के महत्वपूर्ण मार्गों पे नियंत्रण स्थापित था, व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण स्थापित था। ठीक,
अवंती का एक सबसे पॉपुलर रूलर रहा है प्रद्योत। इस प्रद्योत को बौद्ध धर्म के लोगों ने यह साबित किया है कि यह बहुत कट्टर था, बहुत हिंसात्मक था, और उन्होंने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया चंड प्रद्योत। बेसिकली प्रद्योत को चंड प्रद्योत यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे चंड अशोक को इस्तेमाल किया गया ये दिखाने के लिए कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले काफी हिंसा में बिलीव करता था और बाद में उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो उसके लाइफ के चेंज को दिखाने के लिए ये चंड प्रद्योत और प्रद्योत इस्तेमाल किया गया है। ये पता होना चाहिए आपको। हो सकता पूछ ले कि चंड प्रद्योत इस्तेमाल किसमें किया गया? बुद्धिस्ट धर्म, बाद में बौद्ध धर्म के क्षण में आ गया। एक स्टोरी मिलती है, भगवान बुद्ध को इसने अपने आप बुलाया कि आप मुझे बौद्ध धर्म धारण करवाइए, लेकिन बुद्ध यहां नहीं आए। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में कौन से स्तर से बुद्ध का कभी कोई संबंध नहीं था, मतलब वो आए नहीं कहीं भी, तो वो उसमें अवंती है, आए नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से प्रद्योत को बौद्ध धर्म के अंदर शामिल करवाया। ठीक है, आई थिंक यहां से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि अपन को थीम आकर लिखना है प्रद्योत के ऊपर तो वो हम बताते हैं, बौद्ध धर्म में कैसे आया वो बताते हैं, क्या यात्रा थी। अगला है कौशल। 16 महाजनपद में से कौशल एक प्रमुख महाजनपद था और कौशल की राजधानी थी अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक, बेसिकली सभी नदी कौशल को दो भाग में बांटती थी, नदन कौशल एंड सदन कौशल। द रिवर सरयू डिवाइडेड कौशल इनटू टू पार्ट्स, नदन एंड साउथ कौशल। ठीक है, सावस्ती उत्तरी कौशल की राजधानी थी और कुशावती दक्षिणी कौशल की राजधानी थी, और साकेत और अयोध्या दो प्रमुख नगर थे। लेकिन कई जगह बुक्स में मैंने इसलिए यहां दिखा दिया कि जो मैं बोल रहा हूं तो पॉइंट लिख ही रहे हो आप, लेकिन कई बार बुक्स में अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ कौशल, वो चर्चा में भी अयोध्या का मामला इस समय, तो फिल्म से पूछे तो आप उसको लगा दीजिएगा। लेकिन यदि अपन एग्जैक्ट जो बुक पढ़ते हैं प्राचीन भारत की, उसमें यह कहा था कि अयोध्या कौशल महाजनपद का एक प्रमुख नगर था। और मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि महाजनपद से कभी कंफ्यूज मत कर देना कि नगरीय इलाका। महाजनपद का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहां पे नगरीय और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हो और वहां जनता निवास करती हो, और जब वो इलाका बढ़ जाता है तो महाजनपद बन जाता है। जनपद को ऐसा समझना है, कभी नहीं बोलना कि जनपद मतलब शहरी इलाका। यदि आप बोल दिया जनपद मतलब शहरी इलाका तो इसका मतलब है आपको जनपद ही नहीं पता है। ठीक, जनपद मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे ग्रामीण एंड रूरल पॉपुलेशन दोनों ही वहां पे निवास करती है, दोनों ही निवास करती है, ग्रामीण और शहरी। ठीक, उसको मिला के बनता है। जैसे अपन कहते हैं इंदौर, तो इंदौर रूरल भी है, इंदौर अर्बन भी है। उस जमाने में ऐसे हुआ करता था। जनपद का मतलब यह मत बोल देना कि नगरीय इलाके को जनपद बोलते थे। ठीक, 16 महाजनपद में नगर और ग्रामीण दोनों शामिल थे। तो मेरा कहना यह था कि जो आपका कौशल था, कौशल में साकेत और अयोध्या दो प्रमुख नगर थे। कौशल को सरयू नदी दो भाग में बांटती थी। नदन कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी एंड सदन कौशल की राजधानी कुशावती थी। ठीक है, चलिए अब यहां पे कौशल का जो फेमस रूलर है वो है प्रसेनजित। प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन है, और समकालीन तो ऑब्वियसली उस समय के जो बुद्धिस्ट लिटरेचर होंगे उसमें इसके बारे में जिक्र होगा। तो तत्कालीन या समकालीन जो पाली साहित्य है, पाली लिटरेचर है, उस बुद्ध समय की प्रमुख भाषा क्या थी? पाली। मैंने समझाया था कि बुद्ध धर्म के फैलाव में एक मुख्य कारण क्या था? पाली भाषा का उपयोग बुद्ध के द्वारा। आगे आके जब महायान बौद्ध धर्म आ जाएगा तो संस्कृत का भी इस्तेमाल शुरू कर देंगे, और कहते हैं कि उस कारण से धीरे धीरे बौद्ध धर्म के ऊपर भी एक भाषा विशेष, एक लैंग्वेज स्पेशल का प्रभाव शुरू हो गया, और उसका इंपैक्ट पड़ा कि एक बड़ी आबादी बौद्ध धर्म से दूर हो गई जिनको उस भाषा की जानकारी नहीं थी। इसलिए हम बौद्ध धर्म के पतन में कई हद तक पढ़ते हैं कि पाली के बजाय संस्कृत को जो रिप्लेस किया वो एक बड़ा कारण था। ठीक, बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये सबसे ज्यादा तत्कालीन को बोलता है कि तत्कालीन पाली ग्रंथों में इनमें किस जानकारी मिलने वाली है? तो प्रसेनजित की मिलने वाली है, क्योंकि बुद्ध का कंटेम्परेरी है, समकालीन बुद्ध का।
ठीक, ये जो कौशल था, इसका आप लोकेशन देखोगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पे कौशल मौजूद है, वो यहां पे। और कौशल और मगध, इनके बीच में वर्चस्व की राजनीति थी। कौशल के पास एक बहुत महत्वपूर्ण रेवेन्यू सोर्स था, दैट इज काशी। अब मगध के यदि कोई एम्बिशियस रूलर है, महत्वाकांक्षी रूलर है, तो उनको यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है तो कौशल के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा, आइदर वॉर और मैट्रिमोनियल लाइंस, या तो वैवाहिक नीति या फिर आपका युद्ध। शुरुआती राजा है बिंबिसार, मगध के हैदर वंश का फाउंडर भी वही है। और ये जो बिंबिसार है, इसकी टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइटल समझ में आता है, टाइटल लेता बार बार सैनिक, सैनिक। एक होता है सैनिक और एक होता है सैनिक। दो टाइटल इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने इनिशियल जीवन में कमांडर इन चीफ था, एक सेनापति था, और उसने इस बात को महसूस किया कि मुझे कहां युद्ध करना है और कहां नहीं करना है। यदि एक सेनापति तो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि मैं किन को हंसता हूं, किन को जी सकता हूं, किन से आ सकता हूं। कौशल क्योंकि प्रमुख था, तो कौशल के साथ बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल पॉलिसी का अनुपालन किया, और यहां के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला, नहीं बेटी से तो बाद में शादी होगी, महाकौशला से उसने शादी करी, और शादी करके नॉर्दर्न इंडिया से कोई अटैक ना हो ये उसने इंश्योर कर लिया। ये बिंबिसार के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहां से मिलती है। ठीक है, बिंबिसार प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया, बहन है, कभी को पूछे आप ना। ठीक, बिंबिसार के बारे में बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं, स्पेशली बौद्ध ग्रंथ महावग्ग बोलता है, महावग्ग। बौद्ध ग्रंथ में दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, चुल्लवग्ग, महावग्ग। पारी पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ये पूछ सकता है कि चुल्लवग्ग क्या है, महावग्ग क्या है, किसका पार्ट है, किस रिलीजन का, बौद्ध ग्रंथ के पार्ट है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है महावग्ग, वो कहता है कि बिंबिसार ने 500 रानियां से शादी करी। हमको नंबर में समझते हो ये समझना है कि बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल पॉलिसी को प्रेफरेंस दी, और उसको वैधता देते हुए उसके अनुरूप उसने अपने राज्य का शुरुआती समय में विस्तार किया, फैलाव किया, और इस नीति में उसने कौशल को अपने साथ जोड़ा। ये बात समझ में आ गई। ठीक, कहते हैं इस शादी से एक एडवांटेज तो ये हुआ कि फ्रॉम नॉर्दर्न साइड अब उसको कोई थ्रेट नहीं था, वो अपने राज्य का रक्षण कर सकता था। लेकिन दूसरी साथ साथ उसको शादी में काशी मिल गया। काशी उस जमाने में रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हुआ करता था, और कहते हैं इससे बिंबिसार को आर्थिक लाभ भी हुआ, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी हुआ, और अब बिंबिसार मुक्त होके अंग आदि के ऊपर अटैक कर सकता था, तो उसको भय नहीं था कि वो अटैक करेगा तो कोई उस पर अटैक करेगा। ठीक, ये चीज उसने वहां करी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके अलावा उसने एक और शादी करी मध्य पंजाब के इलाके में, एक रानी है राजकुमारी खेमा के साथ, विदेह की राजकुमारी। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध उसके माने गए हैं। बिंबिसार ने एक और काम जो किया वो ये किया कि अंग पे आक्रमण करके अंग का विलय कर लिया। तो अंग सयुद्दुल्ला कमजोर था और कौशल था संबंध, लेकिन आगे आके क्या हुआ कि बिंबिसार को उसकी बेटी ने मार दिया, और अजातशत्रु मगध का अगला गुरु बना। इससे जो बड़ा बदलाव यह आया कि अब कौशल और मगध के बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का एक दूसरा दौर शुरू हुआ, और प्रसेनजित और अजातशत्रु में विवाद हुआ। प्रसेनजित मानता था कि अजातशत्रु अपने पिता का वैधानिक सक्सेसर नहीं है, लीगल सक्सेसर नहीं है, उसने गलत तरीके से सत्ता हासिल करी है, और इस कारण से युद्ध हुआ। तो अब की बार अजातशत्रु ने फिर हराया, और हराने के बाद प्रसेनजित को उसकी बेटी से, प्रसेनजित की बेटी पहले फादर ने की थी,
उसकी बहन शादी महाकौशला से, और अब ये उसकी बेटी जो है चेलना से शादी करता है, और शादी करके अपनी पोजीशन को कंसल्ट करता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो राजा बना तब तक अन्न का खतरा खत्म हो गया था, कौशल खतरा खत्म हो गया था, काशी में ले लिया था। जो सबसे बड़ा थ्रेट था सामने वो था किसी भी कंडीशन में अब वज्जी संघ, वज्जी गणराज्य को जीतना। वज्जी गणराज्य को जीतना कोई मामूली बात नहीं है, और अजातशत्रु इसके लिए भगवान बुद्ध की मदद लेता है। अजातशत्रु जो भगवान बुद्ध की मदद लेता है, ये आप देखेंगे गौर से कि हमें देखे हैं, पॉइंट में दिखाता हूं आपको कि बुद्ध की जो मत लेता है वो इसके लिए वो अपने मंत्री वस्कार को भेजता है बुद्ध से मत लेने के लिए। और बुद्ध और अजातशत्रु की जो मुलाकात हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भदूत स्तूप, स्तूप मतलब बौद्ध धर्म का एक जो आध्यात्मिक केंद्र, उसकी रेलिंग पे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है अजातशत्रु भगवतो वंदते, अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। यह भदूत स्तूप मिला है। एग्जाम में आया कि भदूत स्तूप पे भगवान बुद्ध से किस राजा की मुलाकात की जानकारी मिलती है? अजातशत्रु, प्रसेनजित, पद्योत या उदयन? तो आना चाहिए आपको अजातशत्रु, अजातशत्रु से, बिंदुसार से नहीं। और अजातशत्रु से जो मुलाकात है, यह मुलाकात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आगे आके बुद्ध ने अजातशत्रु को वज्जी संघ कैसे जीता जाए इसका सुझाव दिया। मैं एक स्टोरी ले लेता हूं ताकि आपको और चीजें स्पष्ट हो जाए। स्टोरी है कि एक बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र, इसमें एक स्टोरी मिलती है। स्टोरी यह है कि अजातशत्रु जो राजा बना तो उसने अपने पिता के द्वारा राज्य के विस्तार की नीति को आगे बढ़ाते हुए युद्ध एवं विवाह, वॉर एंड मैट्रिमोनियल पॉलिसी को फॉलो किया और वज्जियों के साथ युद्ध का निर्णय लिया। हालांकि उसके पिता ने वज्जियों से वैवाहिक संबंध किया था, बाकायदा वज्जियों के साथ इनका वैवाहिक संबंध था। हम पढ़ते हैं कि लिच्छवी के साथ अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किया था, काफी हद तक चेलना के साथ उसने किया था, और लिच्छवी फैमिली से भी संबंध, मतलब कुल मिला के उसने हमको सेव कर लिया था। लेकिन पिता की मौत के बाद इसने कहा कि हम इससे लड़ाई करेंगे। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भगवान बुद्ध से मिलने भेजा। इसकी कथा मिलती है महापरिनिब्बाण सूत्र में। वस्कार जब पहुंचता है तो बुद्ध से पूछता है कि वज्जी संघ को जीतने के लिए हम क्या करें। बुद्ध से सलाह मांगी गई। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया है कि किस महाजनपद को जीतने के लिए बुद्ध से सलाह मांगी गई? वज्जी महाजनपद, दैट इज गणराज्य रिपब्लिक। ऐसा क्या था जो वज्जियों को जीतने के लिए बुद्ध की सलाह आवश्यक थी? तो बुद्ध ने बताया, जो आपको सुनना चाहिए। एक ऐसी स्थिति आई वज्जी संघ की जो उसके ना हारने का कारण थे। ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं। वज्जी संघ को कैसे जीता जाए, इसकी सलाह मांगी है बुद्ध से, और बुद्ध ने सलाह दी वस्कार को। सलाह कुछ इस प्रकार से थी कि जब तक वज्जी इस तरह एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ सहमति से अपनी कार्यों करेंगे, जैसा कि पहले से उनके बीच स्थापित परंपरा है, वो सब कुछ वैसा ही करते रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। यह पहला पॉइंट। दूसरा, वज्जियों की प्राचीन संस्थाओं के अनुरूप वो कार्य करते रहेंगे जब तक वे वज्जियों के बुजुर्ग लोगों की आदर सम्मान भाव से देखते रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे, ऐसा करना अपना कर्तव्य समझेंगे, अपने वचन पर खड़े उतरेंगे, जब तक वे अपनी औरतों लड़कियों का अपहरण नहीं करेंगे, जब तक वज्जी संघ के वज्जी क्षेत्र के नगरों गांवों में स्थित मंदिरों को उसी प्रकार सहायता दी जाएगी, अर्पण किया जाएगा जिस प्रकार पहले से होता रहा है, जब तक वे ज्ञानी लोगों का पूरा सम्मान करेंगे, उन्हें स्वच्छा देंगे,
जब तक दूर प्रदेशों से ज्ञानी आकर उनके क्षेत्र में सुखपूर्वक निवास करेंगे, जब तक वे इस प्रकार की परिस्थिति का अनुपालन करेंगे, वज्जी का कभी पतन नहीं होगा, बल्कि उनकी समृद्धि होगी। बेसिकली यदि स्टेटमेंट को पढ़ें तो इस स्टेटमेंट में 7 वेलफेयर कंडीशंस ऑफ वज्जी महाजनपद को भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन किया है। बुद्ध ने कहा कि ये स्कॉलर्स के प्रति सम्मान देते हैं, विद्वानों को सम्मान देते हैं, ये कोई भी अपनी आता से सम्मान देते हैं। तो ये जो कमेटी है इसको ये गुड गवर्नेंस पर काम कर रही है। यदि आप कहें तो ये गुड गवर्नेंस का प्राचीन काल का एक एग्जाम्पल होता है जिसको आप कहीं बोल सकते हैं। वो सारे फीचर्स गुड गवर्नेंस होने चाहिए, वो वज्जी संघ के अंदर बुद्ध ने यहां पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, और बुद्ध ने कहा है कि जब तक ये सब चीजों को फॉलो करेंगे इनका डिक्लाइन नहीं होता। बेसिकली यहां से वस्कार को जीतने का मंत्र मिला। उसने कहा कि जब तक इनको पब्लिक सपोर्ट है और ये लोग सब आपस में यूनाइटेड हैं और मिलकर काम कर रहे हैं सलाह मशवरा से, ये हार नहीं सकते। तो इनका सपोर्ट खत्म करो और इनको आपस में दूसरे लड़ा दो। कहते हैं कि वस्कार ने इस के आधार पे वज्जू खाने के लिए रणनीति बनाई और लगभग 16 साल तक वो वज्जी संघ के अंदर इस प्रकार से आपस में फूट डालकर उनको कमजोर किया और फाइनली जब कमजोर हो गए तो वज्जी संघ को जीत लिया गया। अजातशत्रु की बड़ी जीत थी। लेकिन वज्जी संघ के अंदर एक इंपॉर्टेंट परिवार था, एक इंपॉर्टेंट कुल था, दैट इज लिच्छवी। ये आप याद रखना, लिच्छवी आगे भी निरंतर रहे और इतने निरंतर है कि गुप्त काल में हम देखते हैं कि गुप्त रूलर्स भी अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिच्छवी के साथ डायरेक्ट संबंध करते हैं और बाकायदा कॉइन इशू करते हैं। समुक्त बाबा कहता है लिच्छवी दोहित, लिच्छवी दोहित। लिच्छवी एक ऐसा परिवार था जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, हालांकि वज्जियों को अजातशत्रु ने हरा दिया था। तो ऑप्शन यदि कुछ आता है प्रीलिम्स में तो आपको डिफरेंशिएट एकदम आना चाहिए कि दोनों बातें क्या है, अलग एक नहीं है, घालमेल नहीं करना है, स्पष्ट चीज होनी चाहिए आपको, एकदम कंफ्यूजन दूर। ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें हमको स्पष्ट हो गई हैं। अजातशत्रु की क्या भूमिका थी मैंने वो समझा दिया। अजातशत्रु महाबुद्ध से मुलाकात करता है मैंने वो समझा दिया। अजातशत्रु महाबुद्धि सलाह लेके जीतता है मैंने आपको यह भी समझा दिया। अजातशत्रु ने आगे चल के लक्ष्य खा दिया, लेकिन उसने अपने लिए एक नए नगर पाटलीग्राम की स्थापना करी जो आगे आगे पाटलिपुत्र बनेगा। ऐसा क्या हुआ कि पहले की राजधानी राजगृह थी उसकी बजाय पाटलीग्राम का राजधानी बनाया गया? प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले, इंटरव्यू कोई पूछ ले, ऑब्वियसली समय काल के बाद आवश्यकता बदलती है। पाटलिपुत्र अधिक अनुकूल, अधिक फेवरेबल कंडीशन में थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थी। राज्य का जिस तरह विस्तार हुआ था इस तरह से पाटलिपुत्र से नियंत्रण करना आसान था, इसलिए अब उन्होंने एक दूसरी साम्राज्य राजधानी बनाई, दैट इज पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र। और ये एडवांटेज ये था कि चारों तरफ से नदी से घिरी थी। ये स्थिति थोड़ी अलग थी, स्पेशल थी पहले की तुलना में। को पहले राजगृह जो थी वो चारों तरफ पहाड़ी से घिरी थी। हालांकि इन दोनों स्थिति का फायदा यह था कि पाटलिपुत्र किसी पर आक्रमण करता है लेकिन मगध किसी पर आक्रमण करता है लेकिन मगध पर आक्रमण नहीं होगा। कहते हैं कि मगध की इस भौगोलिक स्थिति ने मगध के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये हमने सब देख लिया। मैंने ये बताया था कि अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत को भी हराया, चंड प्रद्योत हराया। हालांकि उसके पिता बिंबिसार ने चंड प्रद्योत नहीं हराया था। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत से अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रखे थे और उसके पीछे भी माना था कि जो प्रद्योत था वंती का बहुत पावरफुल था और जब उसको पी लिया हुआ पांडु लोग तो उसकी देखरेख के लिए जीवक को भेजा गया। जीवक एक वैद्य था जो कि मगध में था बिंबिसार का, उसको भेजा गया देखरेख के लिए, जो तक्षशिला से पढ़ के आया था। तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी, तक्षशिला की खोज, और वहां से काफी हद तक भारतीय इतिहास के नए जानकारियां उजागर हुई। चलिए, ये सब पॉइंट हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, बुद्ध का देहांत होने के बाद ही बौद्ध संघ में पतन विघटन का दौर हुआ, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ठीक, बाद में अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया और उदयन ने जब मारा तो यह परिवार पितृहंता कहलाया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी।
पिता ने कदी ग्राम की, बेटे ने कदी नगर की। ठीक। उदयन एक जैन धर्म को मानता था और जैन धर्म के अनुसार व्रत उपवास को फॉलो करता था। तो उदयन के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने एडिशन बोल दी है, ये पॉइंट्स में आपको होना चाहिए। इससे आपको समझ में ये आ रहा है कि शुरुआती जो शासक हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से काफी मैच्योर्ड है, प्रोग्रेसिव है। वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हर डायनेस्टी का अंत होता है, शिशुनाग डायनेस्टी गद्दी बैठती है। वो शिशुनाग उनके आमात्य थे, उनके मंत्री थे, और गद्दी बैठ के वैशाली को शिशुनाग अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। कालाशोक इस वंश का एक योगा जा रहा जो काकोड़ कहलाया। इसके समय दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई गई वैशाली में। ठीक। बाद में कालाशोक को मां के नंद वंश की स्थापना हुई और नंद हिंदुस्तान के नए शासक बन के आए। नंद वंश की शुरुआत के साथ ही मगध के विस्तार की एक नई यात्रा शुरू हुई। प्राचीन भारतीय इतिहास से पहले शासक नंद थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया रहते हुए साउथ इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश करी और उड़ीसा को जीता। स्पेशली महापद्म नंद जो इस वंश का फाउंडर है, संस्थापक है। महापद्म नंद की जो उपलब्धि है उसको एक टाइटल दिया था, एक राट। एग्जाम में आता है एक राट क्या होता है, व्हाट डू यू नो एक राट। एक राट एक ऐसे व्यक्ति के कहते हैं जिसमें सार्वभौमिक शक्ति संपन्न हो, सभी शक्तियां उसमें हो, उसको बोलते हैं एक राट। सब छत्तांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये सब उसकी उपाधियां थी। लेकिन मैंने कहा कि इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है इसके द्वारा खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में इसकी जानकारी, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि इसने उड़ीसा पे आक्रमण किया, वहां के जैन मंदिर पे आक्रमण करके वहां से एक जैन पत्मा उठा के नॉर्थ में लेके आया। ठीक, ये हो गया इसके जानकारी। ये जो महापरमनंद है इसके बाद कई सक्सेसर आए, लेकिन इस वंश का धनानंद सक्सेसर था। काफी बड़ी आर्मी इसके पास थी, संपत्ति बहुत थी इसके पास। इस समय भारत में पहली बार अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है और अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में व्यास नदी तक पहुंच जाता है। बट व्यास नदी तक पहुंचते पहुंचते उसे कई क्षेत्रीय राजाओं से युद्ध करने पड़े, जिसमें एक था राजा पुरु। पुरु के साथ युद्ध में उसको काफी हानि हुई, उसको अपना घोड़ा खोना पड़ा, उसके सैनिक घायल हुए और कहते हैं कि उनका मनोबल डाउन हो गया। और जब उनको पता लगा कि अभी तो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा रूलर बैठा हुआ मगध के अंदर धनानंद, तो उन्होंने कहा कि बजाय अपना आगे बढ़ने के अब वापस लौटते हैं। सिकंदर जो विश्व जीतने की इच्छा से आगे बढ़ा था वो व्यास नदी से वापस लौट गया। लेकिन जब वो लौट रहा था, जाने अनजाने उसने एक काम ये किया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो छोटे राज्य थे उनको जीत दिया और उनको जीत के इकाई बना दी उसने। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य का काम आसान हो गया और उस पूरी इकाई को एक बार जीतना और छोटे राज्यों को बार बार हारना, दोनों काम बहुत अंतर होता है। एक बार में एक इलाका कब्जा करने की उसके लिए आगे रास्ता आसान कर गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिम में राजनीतिक एकीकरण हुआ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काफी साम्राज्य विस्तार के लिए एक आसान काम कर देता है। बात समझ में आ गई? ये जो धनानंद है इसके लिए अलेक्जेंडर के इतिहासकारों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है और वो शब्द है एग्रेमिस। एग्रेमिस कई बार बुक्स में आता है कि एग्रेमिस कौन थे, तो बेसिकली धनानंद के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एग्रेमिस। क्या रहता है? एग्रेमिस करके शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, एग्रेमिस इस्तेमाल होता है किसी धनानंद के लिए। ये सब जानकारी हो गई। आगे चल के हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की मदद से नंद शासक की अलोकप्रियता के खिलाफ एक संघर्ष शुरू करता है और आगे आके यहाँ पे मगध में मौर्य वंश की नींव पड़ती है। तो ये सारे हमने डेवलपमेंट यहाँ पे देखे। मैंने आपको समझाया गणराज्य क्या होते हैं, गणराज्य कैसे काम करते हैं, 16 महाजनपद कैसे थे, 16 महाजनपद में क्या अंतर था, महाजनपद से मगध के साम्राज्य बनने की जो कहानी है वो हमने देखी। ये पूरी इस डिस्कशन के दौरान हमने आज क्वेश्चंस देखे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो यहां पे आए हुए हैं टॉपिक से, ताकि हमको एक आइडिया बन जाए कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं।
इसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? एमपीएससी में आया हुआ है, अवंती। ठीक, चलिए ये मिला दीजिए। सॉरी, चंद पद्दोत was the ruler of which ancient republic? First of all, क्वेश्चन ही गलत है। अवंती was not a republic. अवंती is a monarchy, महाजनपद, या was a monarchy महाजनपद। तो ये क्वेश्चन गलती है, बट फिर भी गलत को सही करना है अपन को, तो ठीक है। तो वो हो गया आपका, है ना, ठीक है। Who founded पाटलिपुत्र? ऐसे नगर, ऐसे ग्राम, दोनों बनता है, मैंने कहा था। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वाज अस्मक। ये राजस्थान पीएससी में आया हुआ है। विच वाज द कैपिटल मगध? राजगिर और पाटलिपुत्र। ठीक, आगे पूछा है द कैपिटल नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज लोकेटेड अहिछत्र। ये सारी आपको याद करनी है। ठीक, मथुरा द कैपिटल ऑफ वेस्ट महाजनपद। तो ये सारे फैक्ट्स हमने नोट्स में भी दिखाऊंगा, मैं नोट्स में भी देखे। चंपा द कैपिटल ऑफ वेस्ट महाजनपद, तो ये आपको याद करने हैं।